प्यारे दोस्तों नमस्कार। और एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं यूकेएसएससी का जो सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि वर्तमान में ग्रेजुएट लेवल के 854 पद, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इस प्रकार के कुल मिला के 854 पद, जिसमें व्यक्तिगत सहायक हैं तो विभिन्न प्रकार के पद आए हुए हैं। तो उन 854 पद के, जिसके कि एक ही परीक्षा होनी है और एक ही परीक्षा के माध्यम से जो जितने भी पद हैं उस पे मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से संबंधित तैयारी कैसे की जाए, आप लोगों में से कई छात्रों ने मुझे मैसेज किए थे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप इस पे एक वीडियो अवश्य बता दें, ताकि इसको वैसे तो आप लोग ये कह रहे हैं कि इसका एक बैच प्रारंभ किया जाए, तो उसी से संबंधित जिन आपके प्रश्नों के सवाल के जवाब देने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें अपनी सहायता के लिए मैंने अपने मित्र हिमांशु थपलियाल, जिनका परिचय मैं आपसे अभी अंत में करवाऊंगा, और ये इनको भी साथ में लिया है, ताकि क्योंकि हम जो आर्ट्स वर्ग है उसके विद्यार्थी हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको ही आपको बता सकते हैं। तो साइंस वर्ग का भले एक छोटा सा पार्ट रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन यूकेएसएससी में आते हैं, पर उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस इंटर लेवल की किताब से आते हैं, उससे ऊपर की लेवल की किताब के नहीं आते हैं। तो अगर उन पे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आपके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन में, श्योर सिलेक्शन में आपकी मददगार होते हैं। तो इसलिए हिमांशु थपलियाल जी को भी साथ में लिया है, जिन्होंने कि कई बार इन परीक्षाओं में बहुत कम मार्जिन से इनका रह गया है, पर कई बार इन परीक्षाओं में उसको पास आउट भी किया है और अपनी इच्छा के अनुसार उन जॉब्स को ज्वाइन नहीं किया है। उस पर हम बात करेंगे। पहले आते हैं हम अपने सिलेबस पे। तो सिलेबस को हम जब देखते हैं कि क्या इसका सिलेबस है यूकेएसएससी का, क्योंकि बिना सिलेबस की अगर आप प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, हानिकारक सिद्ध होगा, और आपको एक राह नहीं मिलेगी कि कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि यूकेएसएससी का सिलेबस भले ही बहुत ब्रॉड सिलेबस है, किंतु यह जरूरी है आपके लिए जानना कि यूकेएसएससी का सिलेबस बहुत ब्रॉड सिलेबस है, किंतु इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हम जो छात्र होते हैं यूकेएसएससी प्रिपरेशन इसके एग्ज़ाम के या किसी भी एग्ज़ाम के, तो वो क्या करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं, और एक तो इसके सिलेबस को देख कर डर जाते हैं और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं, जिससे उनके जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब हम यूकेएसएससी के सिलेबस को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हिंदी का पार्ट हम देखते हैं। तो जब हिंदी जो कि 20 नंबर की पूछी जाती है, और सामान्य हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है और 20 ही क्वेश्चन इसके आते हैं। इसके पश्चात जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का पेपर है उससे 40 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। और अंत में आता है उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियां, या यूं बोले उत्तराखंड जीके जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं। तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको आप समझिए। क्योंकि जब भी आप अध्ययन का प्रारंभ करते हैं तो वहीं से करते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं, और कोई भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। तो जब आप उसके अनुसार अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपके विषय रहे हैं वहाँ से बहुत कम सिलेबस या बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप देखिए सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन को देखिए तो 40 अंक हैं, जिसमें से कि सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, यानी कि जिसे हम रीजनिंग कह लेते हैं साधारण भाषा में, उस रीजनिंग से ही 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार अंत में हम देखते हैं तो सामान्य जो ज्ञान या जिसे जीके जीएस कहते हैं, उस जीके जीएस से मात्र 30 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से संबंधित मिल जाते हैं। तो यह यूं कहें 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास इस इतने बड़े सिलेबस से आपको देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का सिलेबस अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अर्थशास्त्र का थोड़ा छोटा है, किंतु इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान का
बहुत बड़ा सिलेबस यूकेएसएससी का है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर घबराहट पैदा कर सकता है, इसलिए आपने इस पर भी जोर देना है। किंतु इसके साथ अधिक जोर, जो सबसे अधिक जोर है, वो आपका यूके के जो उत्तराखंड से संबंधित जीके है, जो कि 40 नंबर का पूछा जाएगा, वहाँ आपका जोर का क्या है, काफ़ी अधिक होना चाहिए। तो उत्तराखंड से संबंधित 40 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सामान्य चीज़ें पूछी जाती है उत्तराखंड के सिलेबस से संबंधित। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर आप कहीं बाहर के हैं तो आपके लिए टफ पड़ सकता है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को देखा नहीं है, उन मठ मंदिरों के बारे में जानते नहीं हैं, उन चोटियों के बारे में जानते नहीं हैं, तो आपके लिए कठिन हो सकता है। किंतु अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं एक लंबे समय से, तो आपके लिए वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आपको एक बार दो बार उनको पढ़ना होता है कि कहाँ कौन कौन सी चोटियाँ हैं, और अधिकतर तो आपके आसपास के आसपास ही होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने आपको अपने जो ये सिलेबस है उसके संबंध में बताया। तो अब आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। कुछ 8-10 किताबें हैं जो कि आपको प्रिपरेशन में मदद कर सकती है, तो उन 8-10 किताबों से ही आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब मैं अपने उन 8-10 किताबों को आपको बता देता हूँ जिनसे आपने प्रिपरेशन करनी है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपके पास जो प्रेम पब्लिकेशन प्रेम सामान्य ज्ञान की बुक है, इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट की भी एक ऐसी ही किताब आती है, 250 रुपये की किताब आपको ये बाज़ार में अवेलेबल हो जाएगी, इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में या इकोनॉमिक्स की बात करें तो परीक्षा वाणी की पुस्तक है, यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इससे बाहर से क्वेश्चन आए मुझे ऐसा लगता नहीं है। बहुत मेहनत से बनाने वालों ने इस किताब को बनाया है, तो आपके लिए मददगार हो सकती है। इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो परीक्षा वाणी की ही किताब है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये आपके लिए मददगार हो सकती है। मेरा ख्याल 200-250 रुपये की ये भी किताब है, ये 180 की थी जब ली थी, अभी इसकी कीमत हो सकता है 250 के आसपास होगी, तो ये आपके लिए मददगार हो सकती है। उसके पश्चात ये एक सामान्य ज्ञान सार संग्रह आपको अवेलेबल हो पाए, तो वैसे आप धनकर पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाएं या कोशिश करें तो आपको ये बुक अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि पिछली बार मैंने एक परीक्षा दी थी और मेरे उस परीक्षा के पश्चात मेरे कुछ साथियों को मैंने ये बुक्स अवेलेबल कराई थी, तो उनका कहना था कि इस बुक में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है 10,000 से ज़्यादा तथ्य जो इस बुक में है, उनमें से लगभग जो 60% सिलेबस हैं या 60% क्वेश्चन हैं थपलियाल जी, वो इस किताब से आए थे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस किताब को आप अवेलेबल कर सकते हैं तो अवेलेबल कर आएँ, और अगर कोशिश रहेगी मेरी कि ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ धनकर पब्लिकेशन से ये क्या है आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके पश्चात जो एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन, ये भी परीक्षा वाणी की है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इस किताब को भी आप ले सकते हैं और बहुत अच्छी किताब है। लगभग जो उत्तराखंड के 40 से 45 क्वेश्चन होंगे उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपको इसी बुक के अंदर से जरूर मिल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने पिछली परीक्षाओं में देखा है। किंतु अगर आपको डीपली उत्तराखंड का अध्ययन करना है तो आप उत्तराखंड का इतिहास अजय राउत, इसके अतिरिक्त घनश्याम जोशी की एक पुस्तक है उत्तराखंड से संबंधित, डी शर्मा की एक पुस्तक है, या राजेंद्र बलौनी की किताबें हैं, इन लेखकों की किताबें को भी आप ले सकते हैं। और एक ध्यान आ रहा है यशवंत सिंह कटौच की भी एक पुस्तक है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद बात करें अगर हिंदी की, तो सामान्य हिंदी के लिए आप अरिहंत या ल्यूसेंट की पुस्तक ले सकते हैं, और हिंदी में ही एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की अरिहंत की और ल्यूसेंट की आपको ये किताब मिल जाएगी, वो भी आप मार्केट से अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आपके लिए मददगार रहेगी। और अंत में जो रीजनिंग का पोर्शन है उसके लिए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, या आप अरिहंत ल्यूसेंट किसी का भी ले सकते हैं, और उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ये MT सीरीज़ की है, पर आप किसी भी पब्लिकेशंस के ले सकते हैं, आपके लिए वो मददगार रहेगी। तो ये मैंने अपनी बात रखी। अब क्योंकि इसमें मैंने जो
8 साइड से संबंधित सिलेबस है और उसकी जो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हो सकती है वो मैंने बताया। अब साइंस का जो 15 नंबर का पोर्शन है और अपने अनुभव, जो विभिन्न अनुभव रहे हैं हमारे साथी हिमांशु थपलियाल जी के, तो उस पर बात करें। उसको वो आपको बताने के लिए हिमांशु थपलियाल जी को ला रहा हूँ। उससे पहले इनका छोटा सा परिचय करा दूँ आपको कि जो हिमांशु थपलियाल जी हैं वर्तमान में कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय में। और इसके साथ साथ इन्होंने इस समय के नेट के एग्ज़ाम को माने तो 3 बार नेट की परीक्षा को पास कर चुके हैं। और पीजी में एमएससी भी है और एमए भी है। एमएससी इन फिजिक्स है और एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है। विभिन्न सत्रों में इन्होंने इन डिग्रियों को हासिल किया है। ये इनके ज्ञान का अनुभव आप लगा सकते हैं कि इन विषयों में 3 विषयों में ये पीजी हैं। इसके अतिरिक्त बीएड है और बीएड की जो 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं बीएड से संबंधित, सीटेट और यूटेट, उनको काफ़ी बार पास आउट कर चुके हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इनके पास जो परीक्षाओं का अनुभव है उससे आप लगा सकते हैं कि इतनी सारी परीक्षाओं को, जो कि काफ़ी टफेस्ट परीक्षाएं मानी जाती हैं, चाहे आप नेट को ले लीजिए, इसके अतिरिक्त चाहे आप सीटेट को ले लीजिए, तो ये काफ़ी टफेस्ट परीक्षाएं हैं। और उत्तराखंड में तो सबसे जो कठिन परीक्षा मानी जाती है वो यूटेट की परीक्षा ही मानी जाती है, जिसको एक बार मैंने भी दिया था और उस अनुभव को मैं समझ सकता हूँ कि वो कितनी टफेस्ट परीक्षा है। इसके अतिरिक्त 4 साल से अधिक इनको पढ़ाने का अनुभव है, लगभग 18 से 15 से। हाँ 18 के बाद छोड़ दिया था। हाँ। तो 15 के बाद से 18 तक इन्होंने 4 साल पढ़ा, 15 से 18 तक 4 साल केवी में पढ़ाने का अनुभव है। केवी गोचर, केवी गोपेश्वर और केवी ग्वालदम, विभिन्न शहरों में इन्होंने सेवाएं दी हैं। और उसके पश्चात एक अलग ही राह इन्होंने चुनी है। वर्तमान में समाज सेवा या समाज कार्य में अब रुचि है इनकी और उस समाज कार्य का काम कर रहे हैं, या फिर यूके पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं और आईएएस की परीक्षाएं हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे नीचे अब इनका जो रुझान है वो नहीं रहा। और इसके अतिरिक्त अब बेटर टुमारो सोसाइटी के संस्थापक हैं और वर्तमान में उस सोसाइटी में सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं, सचिव पद पर सेवा दे रहे हैं। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जैसे ही जो परीक्षार्थी हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से, हिमांशु थपलियाल नाम से ही है, उससे मार्गदर्शन करा रहे हैं। तो ऐसी विशेष हस्ती को मैं आप लोगों के सम्मुख प्रेषित कर रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो ये आपको कुछ राह देंगे। स्वागत है हिमांशु थपलियाल जी आपका। धन्यवाद राजेंद्र जी। और जहाँ तक परिचय की बात है, आपने बहुत बड़ा परिचय मेरा करा दिया है। हालांकि इतना बड़ा परिचय है नहीं, बस ये साथ साथ पढ़ते पढ़ते तमाम चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने भी कई परीक्षाएं दी होंगी। तो कई परीक्षाएं दी हैं, कईयों में चाहे शुरुआत से ही हम बात करें, कक्षा 10वीं 11वीं से लगभग मैंने पहली बार परीक्षा दी थी जीवन में। पॉलीटेक्निक का एक परीक्षा आपको पता होगी, तो उस समय दिया था और उस समय मेरी 200 रैंक आई थी क्लास 11th के टाइम पे जब मैंने उसे दिया था। तो एक पहला अनुभव था मेरे लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के गोल लगाने वाले जो प्रश्न होते हैं, हालांकि उससे पहले भी कुछ ऐसे स्कूल लेवल की परीक्षाएं दिए थे, लेकिन एज अ कम्पिटिटर वहाँ पे पहली बार मैंने परीक्षा दी थी। उसके बाद 12वीं से हम लगातार परीक्षाएं देते आए हैं, क्योंकि पीसीएम ग्रुप का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो AIEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय पे, तो उसके माध्यम से भी उसमें भी कुछ ठीक ठाक रैंक आई थी। और उसके बाद मैंने आर्किटेक्ट का भी एग्ज़ाम दिया था, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। और चूँकि उसमें NIT मुझे मिल रहा था, लेकिन वो काफ़ी दूर मिल रहा था, इस कारण काफ़ी छोटा एज उसमें होती है, तो घर वालों की परमिशन ना होने के कारण उस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया क्लास 12th के बाद में। एक बार SSB में दिया हूँ 1A FSB देहरादून के अंदर एयरफोर्स को लेकर के, और PABT एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई है। आप लोग जानते होंगे PABT का जो पेपर एग्ज़ाम जो परीक्षा होती है वो पायलट बनने के लिए होती है। तो PABT मेरा क्वालिफाई था, लेकिन थोड़ा सा आई साइट वीक होने के कारण उस फील्ड को मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद लगातार हम कॉलेज में आने के बाद में ग्रेजुएशन किया और फिर BEd किया। तो इस दौरान लगातार विभिन्न प्रकार की हम परीक्षाएं देते गए, और कहीं 1 नंबर कहीं 2 नंबर हमारी अक्सर कम आया करती थी। तो कई बार लगता था यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमने ये मार्ग को छोड़ा नहीं। अगर मैं यही चीज़ आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि आप एक बार परीक्षा देते हैं, थोड़ी सी तैयारी करते हैं, और वो परीक्षा पास नहीं होती, तो हमें लगता है यार कि मेरे बस की परीक्षा पास करना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है।
कई बार परीक्षाएं केवल हमारे ज्ञान के कारण नहीं चुकती, कई बार हमारा जो अनुभव होता है या परीक्षा को देने का तरीका होता है या उस परीक्षा को देखने का हमारा जो टेम्परामेंट होता है वो सही नहीं होता है, और उस कारण हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसा हमारी खुद से अपेक्षाएं होती है। कई बार हम खुद से अपेक्षाएं ज़्यादा करते हैं लेकिन उतना हम अध्ययन नहीं कर पाते, और अपनी अपेक्षा पर खरा न उतरने के कारण हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो आपको इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए ये देख के चलना है कि आपको अपना आत्मविश्वास भी बनाए रखना है। पहले तो अपने अंदर विश्वास करना है कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। आप देखेंगे तो कैसे कैसे लोग, बहुत इतिहास की अगर हम बात करें, मैंने अपने आसपास के बहुत सारे लोग देखे हैं जो कई बार 11वीं 12वीं में बड़ी मुश्किल से पास हुआ करते थे, लेकिन आगे जा करके वो अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लेते हैं कि पहली बार में ही कोई एग्जाम निकाल देते हैं। और बहुत सारे बच्चे 11th 12th में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के टॉप करके आते हैं, लेकिन आगे जा करके उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उनमें हम भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आती हैं। हालांकि हम ट्रैक पे फिर लौटे और डाइवर्सिफाइड हमारा रूट रहा, इसलिए थोड़ा सा मार्ग में समस्याएं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझनी होती है कि हमारे अंदर कमी नहीं है, कमी हमारे प्रयासों में भी नहीं रहती है, लेकिन चीज़ें हैं कि हमें अपने फोकस को एक निश्चित दिशा में रखना पड़ेगा। परीक्षा की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, राजेंद्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिलेबस बताया, तो आपको उस सिलेबस को उठा करके उस सिलेबस को फोकस करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी किताब निकाल करके उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपने इन्होंने आपको बहुत सारी किताबें बताई, आपको लग रहा होगा इतना कौन पढ़ेगा। देखिए, आपको उस किताब में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वो किताबें तो लेनी है, लेकिन उन किताबों में से आपको केवल वो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि कुछ भी पढ़ने से परीक्षा पास नहीं होती, जो चीज़ें परीक्षा में आती है वो पढ़ने से परीक्षा पास होती है। तो आपको अब वो पढ़ना है जो आपने परीक्षाओं में इससे पूर्व में आ चुका है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए जो पहला जो सोर्स होता है, पहला जो स्रोत होता है, वो होते हैं ओल्ड ईयर्स पेपर्स, जो पिछले वर्षों के पेपर हैं। आप इस परीक्षा के पिछले पेपर्स को निकालिए, एक पेपर निकालिए, दो पेपर निकालिए, एक बार उसको आप आराम से बहुत थॉरोली आप उस पेपर को देखिए कि इसमें क्या परीक्षा में पूछा गया। जो उसमें पूछा गया है, आपको उसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आप परीक्षा की तरह बैठ करके 2 घंटे बैठ करके उस पेपर को सॉल्व कीजिए। फिर आंसर की से मिलाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जो आपका गलत कौन सा पक्ष ऐसा है जिसमें आपके अंक नहीं आ पा रहे हैं। फिर आप उसके विषय में फिर आप धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। मॉक टेस्ट आप समय समय पर देते रहें, क्योंकि मेरा एक चीज़ मानना है, और पिछले राजेंद्र जी हमने देखा है जब भी, तो पेपर 1 जो नेट का हुआ करता था, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं उसके बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे जो नेट का एग्जाम देते होंगे या देने वाले होंगे भविष्य में। तो पेपर 1 को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट अलग अलग स्टूडेंट की, यार हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और उसमें तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है, तो एक कन्फ्यूजन उनके दिमाग में रहता है। और वो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, एक भ्रम हमने अपने मन में पाल दिया है कि मैं ये आर्ट्स का हमसे स्टूडेंट नहीं तो ये साइंस हमसे नहीं होगी या रीजनिंग हमसे नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स होती है, बेसिक लेवल की होती है, 10th लेवल की हम बात करते हैं, जहाँ तक हर व्यक्ति को, हर बच्चे ने मैथ पढ़ी है, हर बच्चा उसको पास करके आगे बढ़ा है। तो वहाँ पर हमें उस चीज़ को लेकर के फोकस करना पड़ेगा कि भाई हम कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। तो जो वो पेपर 1 की जो हमारी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि पेपर 1 किस तरीके से पास किया जाए, तो पहले मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे अंक उसमें, आप तो जानते ही हैं कि कई बार 40 से ऊपर भी मैं कुछ प्रश्न वहाँ पे सही करके आया। 46 आपके यूसेट वाले में थे। बिल्कुल। तो ये मान सकते हैं लगभग 90% के आसपास मार्क्स उस पेपर में हम लाए थे, लेकिन धीरे धीरे मार्क्स घटने लगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि सब्जेक्ट में तो मेरे कम आ रहे हैं, चलो मैं माना उतना पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इस पेपर में मेरे कम क्यों हो रहे हैं। तो मुझे लगता था कि हो सकता है कि गलती से कम हो रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब पिछले वर्ष मैंने थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को समय दिया और पढ़ाई के साथ मैंने कुछ पुराने पेपर सॉल्व करने का प्रयास किया, क्योंकि ये टिप मेरे दिमाग में आई और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम भी सुनते रहते हैं। तो मैंने एक बार पुराने कोई पेपर निकाल करके या कुछ मॉक पेपर निकाल करके उसको हल करने का प्रयास किया उस सीमित समय अवधि में। एकदम परीक्षा की अवधि आपको फीलिंग तब आएगी, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, आपके साथ भी समस्या होती होगी कि प्रश्न तो आते हैं आपको लेकिन छूट जाते हैं या गोला गलत हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को ऐसी समस्या होती है, और इसी कारण उन्हें 5-7 प्रश्नों का कई बार नुकसान हो जाता है और वहीं पर वो चूक कर जाते हैं। और वही हमारे साथ भी होता था। तो जब मैंने वो चीज़ घर पर की, तो जो गलती मुझे एग्जाम सेंटर में करनी थी वो पहले मैं घर पे कर चुका था। तो एक मैं फ्रेंडली हो जाता हूँ एक पेपर को देने के लिए, उस पेपर को इतने समय के अंदर मैं पेपर को हल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी हम खुद को चेक कर लेते हैं। तो उसको करने के बाद फिर मैंने जब दिया तो दोबारा से मैं अब 50 में से दोबारा से 36, 37, 38 क्वेश्चन हमारे फिर से सही होने लगे। जहां में हम 25 पे पहुंच गए थे वहां 10 क्वेश्चन फिर से बढ़ गए, केवल प्रैक्टिस करने से। कुछ नया नहीं पढ़ा, केवल प्रैक्टिस करने से। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको सब कुछ आता है। उत्तराखंड क्या है,
उत्तराखंड किताब के अंदर नहीं, उत्तराखंड आपके चारों तरफ है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, त्योहारों में जाते हैं, उत्सवों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, यही तो उत्तराखंड है, यही तो पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न ये कि हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, और हमने उन चीज़ों को कितने कैटेगराइज तरीके से समझा हुआ है, हम कितनी जगह घूमने जाते हैं और वो चीज़ें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बस जाती हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वो चीज़ें हम अक्सर ध्यान में नहीं रखते हैं। वहाँ पे क्या विशेष चीज़ है, उस चीज़ का क्या महत्व है, वो हमें वहाँ जा करके जब पता चलता है, तो जो ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान कभी खोता नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आप लोग याद करते थे कि ये संस्थान यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन जब आप उस जगह पे चले जाते हैं एक बार में, या आप उसको देख लेते हैं विजुअली, तो उसका आपको लगता है कि उसको आपको याद नहीं करना पड़ता कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन आपको याद करना पड़ता है कि अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। लेकिन उत्तराखंड की देहरादून याद नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि हम उस चीज़ को देख चुके हैं। तो आपको ज्ञान का एक छोटा सा मैं आपको एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो हमारा सीखने की जो प्रक्रिया, अधिगम जिसे हम कहते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है शिक्षा शास्त्र के अंदर, कि जो हम सीखते हैं, जो हम लर्निंग करते हैं, यानी कि जो हम अधिगम करते हैं, उसमें हमारी जितनी ज़्यादा सेंसेस का योगदान होता है, जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का योगदान होता है, हम उतनी आसानी से और उतनी जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब जीएस को पढ़ें तो आप वीडियोस के माध्यम से जाना, आप कोई चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना, तो आपकी जब आंखें भी काम कर रही हों, आपके कान भी काम कर रहे हों, आप बोल भी रहे हो उसके विषय में, आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको फिर याद नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही आपके भीतर बस जाती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझें, विषय को किताब तक सीमित न रख करके उसको अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। और जब चीज़ों को आप जीवन से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा, आपको तैयारी करने में आनंद आएगा, आपको पढ़ाई करने में आनंद आएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, बस ये मैं टिप आपको देना चाहूँगा कि पहले आप पुराने पेपर को देखें, और समय समय पर, पहले तो हफ्ते में एक दिन, नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन की जो प्रोग्रेस है, कहाँ तक उन्नति आपने की है, जैसे जैसे आपके अंक बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और केवल मॉक टेस्ट आपको मजाक में नहीं करना है, एक गंभीर समय लेकर के, कि सुबह 10 बजे का पेपर है तो 10 से 12 आपको घर पे बैठना है, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप बता दे घर वालों को मेरी परीक्षा है। जैसे ऑनलाइन परीक्षाएं आजकल बच्चे दे रहे हैं, तो आप भी 10 से 12 बैठ जाएं 2 घंटे, और एक मॉक निकाल करके, एक OMR शीट निकाल करके, और निश्चित समय में उसको करने का प्रयास करें, उसके बाद उसको चेक करें अपने आप। तो धीरे धीरे ये काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने आप में आप सुधार करेंगे, आपको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो आप प्रश्न पूछिए। राजेंद्र जी लगातार आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, मेरे चैनल के माध्यम से मैं जुड़ता रहता हूँ। आपको कहीं पे डाउट आता है और भी कुछ प्रश्न आपके मन में रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम समय समय पर आपके बीच में ऐसे मार्गदर्शन के सत्र लेकर के आते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपको भी बताई हैं। और विज्ञान विषय की जहाँ तक राजेंद्र जी ने मुझसे बात की थी, तो थोड़ा सा वो बताना भी जरूरी है। तो विज्ञान में देखिए, विज्ञान के आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो मैथ को तो फिलहाल आप साइड कर लीजिए, रीजनिंग भी आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता, उसमें थोड़ा सा आपको यूनिट्स वगैरह पता होनी चाहिए चीज़ों की, यूनिट्स क्या होती हैं, और थोड़ा सा बहुत ऑक्सीडेशन क्या होता है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री की वो चीज़ आएंगी जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। हर चीज़ वहाँ पे, कोई टेक्निकल चीज़ आपसे नहीं पूछ रही, क्योंकि 10th लेवल का होता है, और 10th लेवल पर आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमें दिखती हैं। जो नहीं दिखती है वो चीज़ें 10th लेवल पर पढ़ाई नहीं जाती है, वो आगे 11th-12th के लेवल पर होती है। तो आपको केवल वो चीज़ें समझनी है विज्ञान में, चाहे आप गुरुत्वाकर्षण को समझ सकें, ग्रेविटेशन क्या होता है, या घर्षण क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं टायर किस तरीके से जमीन पर चलता है, तो अगर चिकनी सतह है तो आदमी फिसल जाता है, लेकिन अगर खुरदरी सतह है तो आदमी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे दौड़ पाता है। तो ये घर्षण है, ये इसकी हमें कितनी ज़रूरत है। कोई भी चीज़ नीचे गिरती है वो ग्रेविटेशन है। 4 फंडामेंटल हमारे फोर्सेज होते हैं, तो इन फोर्सेज के बारे में हमें पता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। केमिस्ट्री के अंदर भी छोटी मोटी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, कौन से खाने का कौन सा केमिकल होता है, खाने का सोडा इत्यादि इत्यादि, छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती है। बायोलॉजी का एक मेजर पार्ट आता है, उसमें आपके आसपास कौन से पौधे पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है ना, राज्य पुष्प कौन सा है, और हमारा राज्य पशु कौन सा है, ये सब कुछ वही तो है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जो बायोलॉजी का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। उसमें भी स्पेशली विटामिन क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियां किन चीज़ों की कमी से होती है, क्योंकि हमारे पोषण से संबंधित है, हमारे जीवन के लिए जो चीज़ जरूरी है वही आपसे पूछी जाएगी। तो ये बायोलॉजी का पार्ट भी आप जरूर पढ़िएगा। हमारे जीवन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या उसका समाधान है, किससे वो सही हो सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो ये तमाम है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को आप लोग जरूर देखें एक बार। और क्योंकि हम उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वन काफ़ी संख्या में है और बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं, तो इनसे संबंधित कानूनों को और इनसे संबंधित किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, लंबा हम डिस्कशन को नहीं खींचेंगे।
आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, और जल्दी हम नए सत्र के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे जब भी आपको डिमांड होगी, या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो आपको कोई प्रोवाइड बुक कराते आप हैं। रिकमेंड करेंगे साइंस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कोई एक पर्टिकुलर बुक अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा स्टूडेंट्स को, तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पुराने पेपर्स को देखें, जो चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं उन्हीं टॉपिक से इर्द गिर्द पढ़ें, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो जानते ही हैं ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मेन वही आप टॉपिक्स फॉलो करें, बाकी साइंस की एक जनरल साइंस की बुक आपके पास होगी, लूसेंट की जनरल नॉलेज में भी साइंस का शायद पार्ट होता है, हाँ। तो उसी से आप पढ़ लें, वही मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम एंड करना चाहेंगे। रजत हाँ, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु थपलियाल जी, जो आपने हमारे जो दर्शक हैं और कहीं ना कहीं जो यूके एसएससी की प्रिपरेशन के तैयारी कर रहे छात्र हैं, उनका जो ये मार्गदर्शन, जो आपके शब्द रहे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। उनके जो अध्ययन का तरीका है और अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण है, उसको उसमें कहीं ना कहीं वो परिवर्तन होगा अब उनके, इस आशा के साथ कि आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा। इनके जो बदलाव इन्होंने बताए हैं कि जो आपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, इस उम्मीद के साथ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो इस बिल्कुल। बार की परीक्षा में, बहुत बहुत आपसे विदाई शुभकामनाएं। लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।